Good morning, all of you. Myself, Mrinali Patekar, Government Higher Secondary School, Media, Block Dhamda, District Durg. बच्चों, हमने इसके पहले डिसोल्यूशन वाले जो वीडियो है, 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें देखी, प्रविष्टियां भी देखी और एक सिंपल वाला क्वेश्चन भी हमने किया। आज प्रैक्टिस के लिए हम एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी हम न्यूमेरिकल चीजें जो करते हैं, जब तक के आप स्वयं इसको नहीं बनाएंगे तब तक के ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि देखिए, समझना देखना बात अलग है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन जब तक के खुद आप कॉपी और पेन से अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे, खुद बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक के आपकी समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लास्ट वाला वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको करने के लिए, होमवर्क के लिए, एक सचिन और धोनी वाला एक क्वेश्चन दिया था, जो भी अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछने योग्य प्रश्न है। तो उसी प्रकार आज जो है हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं और कुछ चीजें जो उसमें मिसिंग थी, उस क्वेश्चन में मेरी कुछ चीजें मिसिंग थी, जो अब मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से और प्रैक्टिस की दृष्टि से आपको बताना चाहूंगी। देखिए, अभी तक के जो हमने देखा चिट्ठा में अभी तक के हमने सिंपल वे में किया, मतलब लेनदार दिए हैं, लेनदार दिए हैं, संपत्तियों की हमने वसूली की, लेनदारों को हमने भुगतान किया, दायित्व का हमने भुगतान किया। लेकिन यदि वहां पर कुछ घुमा के दिया है, मतलब आपके पास देनदार दिया है और उनके लिए जो है आपका आयोजन यानी संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन यदि दिया गया, प्रावधान यदि दिया गया है, तब की कंडीशन में हम कैसे करेंगे। तो ये चीजों के लिए मैं आपको आपके प्रोफार्मा के समय भी मैं आपको ये चीज नहीं बताई थी, मैं उस समय भी आपको बोली कि कुछ चीजें जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि पहले हम सरल तरीके से सारी सरल चीजें हम सीख लेते हैं। जब हम उसके वे में आ जाते हैं, मतलब अब हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि अब हम इसको बना सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सर्वप्रथम हमने जो हमारे पास में चिट्ठा है, जो आपके संपत्ति साइड की जो संपत्तियां हैं, रोकड़ को छोड़ के, रोकड़ और बैंक को छोड़ के, उसको उठा के हमने वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिख दी। और फिर उसके बाद का जो था, आप दायित्व साइड में देखते हैं, यदि वहां पर लेनदार है, देय विपत्र है, तो इसको उठा के हम क्या कर रहे हैं, आपके वसूली खाते के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से पहले उसको हमने उठा के लिख दिया। अब संपत्ति साइड से में यानी डेबिट साइड में, यदि आपके चिट्ठे में या प्रश्न में जो आपको समायोजन वगैरह दिया है, उसके अंतर्गत यदि आपको बोला है कि दायित्वों का भुगतान किया गया, तो जितना दायित्वों का भुगतान किया गया है वो रोकड़ खाते से आप डेबिट साइड में लिखते हैं। आप प्रोफार्मा फिर से एक बार टैली कर सकते हैं इसके लिए। ठीक उसी प्रकार संपत्तियों से कितनी वसूली हुई है, उस वसूली को हम वसूली खाते के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। अब कई बार ये होता है, हमने देखिए प्रविष्टियां पढ़ी, तो उसमें प्रविष्टियों में हमने ये भी लिखा कि कुछ संपत्ति को क्या करते हैं, जो साझेदार है वो भी खरीद देते हैं, क्योंकि विघटन हो रहा है फर्म का, सब खाते बंद हो रहे हैं, सारे संपत्ति और दायित्व का सबका निपटारा हो रहा है यहाँ पर, तो उस संपत्ति को कई बार साझेदार भी ले लेते हैं। तो उस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे और उस तरह से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बारे में आज आपको मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रही हूँ। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और परीक्षा के लिए भी आप इसको तैयार कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन पहले हम, जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देखिए, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। रोज और लिली का लाभ विभाजन अनुपात 2:3 है। 31 मार्च 2017 को उनका तुलन पत्र निम्न है। देखिए, ध्यान दीजिए, रोज और लिली दो साझेदार हैं, जिनका की लाभ विभाजन अनुपात 2:3 है। 31 मार्च 2017 को उनका तुलन पत्र निम्न है, यानी चिट्ठा आपके पास में दिया हुआ है, लेनदार दे दिए हैं 40,000, लिली से ऋण, देखिए हमने यहाँ पे ऋण खाता भी बनाना है, क्योंकि लिली से ऋण दिया है, मतलब ऋण खाता कैसे बनाते हैं, ऋण खाता का भी हम वर्णन करेंगे। फिर लाभ हानि दे दी है 50,000, पूंजी जो है लिली की दी है 1,60,000, रोज की दी है 2,40,000।
रोकड़ दिए हैं 16,000 के, देनदार दिया है 80,000। देखिए रोकड़ का हम संपत्ति वसूली खाते में जिक्र नहीं करेंगे। देखिए रोकड़ हो या बैंक हो, यानी दोनों का जो बैलेंस है उसको हम वसूली खाते में नहीं लिखते, संपत्ति में आता है लेकिन इसको उस संपत्ति में हम शामिल नहीं करते। अब यहाँ देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया था उस क्वेश्चन में देनदार था, लेकिन ये संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपका देनदार दिया हुआ है और देनदार जो दिया है 80,000 का देनदार दिया है, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान 3600 रुपए दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वही आपको थोड़ा सा आपको सिखाना चाह रही हूँ। स्टॉक दिया है 1,09,600, प्राप्य विपत्र 40,000, भवन 2,80,000। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, रोज और लिली इस तिथि को फर्म के विघटन का निर्णय लेते हैं। परिसंपत्ति, ये जो परिसंपत्तियां हैं इसकी प्राप्य विपत्र को छोड़कर वसूली हुई है इनसे 4,84,000। जब हमने संपत्तियों का विक्रय किया तो प्राप्य विपत्र को छोड़कर 4,84,000 हमारे पास में आए। अब लेनदार 38,000 रुपए पर सहमत है। वसूली की लागत, देखिए लेनदार है 40,000 लेकिन वो 38,000 पर सहमत है, यानी भुगतान इनको 38,000 का हम करेंगे। वसूली की लागत 2,400 रुपए। फर्म में मोटरसाइकिल है, वसूली की लागत जो है 2,400 रुपए। फर्म में मोटरसाइकिल है जिसको फर्म के रुपयों से लिया गया लेकिन फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया, मतलब ये संपत्ति का हिस्सा है, ये छूट गया है लेकिन हमको इसको दर्शाना होगा। उसको फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया लेकिन वसूली के इसमें हम यहाँ इसको दर्शाएंगे। इसका विक्रय 10,000 रुपए में किया गया। बकाया बिजली बिल के संबंध में संभाव्य दायित्व 5,000 रुपए। देखिए बकाया बिजली का बिल है तो इसको हम दायित्व पक्ष में आएगा। ये प्राप्य विपत्र रोज ने 33,000 रुपए में ले लिए। देखिए यहाँ पर हमने संपत्तियों में प्राप्य विपत्र को छोड़ा था लेकिन यहाँ पर प्राप्य विपत्र जो है दो साझेदारों में जो रोज है उसने 33,000 रुपए में ले लिया। ये 40,000 के प्राप्य विपत्र हैं, इसको यहाँ पर 33,000 रुपए में ले लिया गया। अब इसके अंतर्गत आपको वसूली खाता बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, ऋण खाता बनाना है और रोकड़ खाता तैयार करना है। तो आइए देखते हैं, हम पहले वसूली खाता देखते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आप सारी चीजों को ध्यान दीजिए और इस आधार पर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं आप भी जब बनाते हैं, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, क्वेश्चन के हिसाब से तुरंत आप अपने कॉपी में कॉलम खींचते चले जाइए और कॉलम खींचते खींचते आप इसको करते चले जाइए। अभी जो मैं समझाती हूँ उसके बाद में आप लोग खुद से स्वयं से एक बार देखने के बाद खुद से स्वयं से इसको बिना देखे बनाइए। पहले देख के एक बार बनाइए, फिर उसके बाद में बिना देखे समझ के उसको बनाइए। ऐसे आप ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। अब देखते हैं वसूली खाता। देखिए वसूली खाता हमको बनाना है स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देनदार हमारे जितने थे, ध्यान देंगे पहले जितने हमारे पास में पहले से देनदार थे, वसूली खाता हमने डेबिट क्रेडिट बना लिया। एक तरफ विवरण राशि, विवरण और राशि है ना। फिर उसके बाद में आप जैसे लिखते हैं जो हमारी जो संपत्तियां थी, तो ध्यान दीजिए उसमें देनदार थे हमारे 80,000, तो हमने लिख लिया टू देनदार खाता 80,000। लेकिन यहाँ पर नीचे में संदिग्ध ऋण के लिए 3600 रुपए हैं। ये देखिए संदिग्ध ऋण 3600, इसको हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ देनदार, देखिए देनदार लिख लेंगे, स्टॉक लिख लेंगे, प्राप्य विपत्र लिख लेंगे और भवन लिख लेंगे। तो देनदार के 80,000, स्टॉक के 1,09,000, प्राप्य विपत्र 40,000 और भवन के 2,80,000। देखेंगे आप, देनदार लिख लिए हैं 80,000, स्टॉक 1,09,000, प्राप्य विपत्र 40,000, फिर उसके बाद में भवन है 2,80,000। ये लिख लिया है आपने, ये एज इट इज हमने चिट्ठे से उठा के लिखा, तो इतना बिल्कुल बेझिझक आप लोग कर सकते हैं। अब चिट्ठे में वापस जाते हैं हम, यहाँ पे देखिए दायित्व साइड में केवल लेनदार है, देय विपत्र नहीं है। लिली से ऋण हम लिखते नहीं, ऋण खाते का उल्लेख हम वसूली खाते में नहीं करते हैं, ये भी वसूली खाते की मदे नहीं है, ये साझेदारों के पूंजी खाते में आएगा। तो यहाँ से लेनदार और एक चीज और लिखेंगे, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान।
ये जो चीज है ये आपके दायित्व पक्ष में आएगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ लिखा हमने लेनदार 40,000 के और संदिग्ध ऋण प्रावधान 3600 रुपए, ये हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए हमने देनदार खाता जो 80 का था वही लिखा, जो चिट्ठे में माइनस करके जो 76,400 था वो हमने नहीं लिखा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका संदिग्ध ऋण 3,600। अब क्या करना है, हमको वसूली देखना है। तो देखिए हमको प्रश्न में दिया था कि लेनदार जो है वो 38,000 लेने के लिए तैयार हुआ, जबकि थे लेनदार 40,000, उसको भुगतान 38,000 का हुआ और जो व्यय है ये हमारे 2400 रुपए। फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए परिसंपत्तियों को में प्राप्य विपत्र को छोड़ के 4,84,000 लेने पर सहमत हुआ। तो देखिए आपने रोकड़ खाता, संपत्तियां 4,84,000। फिर आया था मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के लिए क्या दिया है कि मोटरसाइकिल जो है फर्म के पैसों से ली गई थी, लेकिन उसको पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया, मतलब थी वो फर्म की और फर्म का विघटन हो रहा है। तो क्या किया, इसका जो विक्रय है 10,000 रुपए में किया गया। तो ये भी हमारी संपत्ति थी, हमने बेचा और उसके उपलक्ष्य में पैसे आए हमारे, तो ये वाला भी हमारा संपत्ति साइड में लिखेंगे। यानी संपत्तियों में 4,84,000 ये हमने विक्रय से प्राप्त होने के बाद में ये 10,000 रुपए भी आपका इसके आपके क्रेडिट पक्ष में आएगा। ठीक उसी प्रकार डेबिट में देखिए लेनदार 38,000 पर और एक संभाव्य दायित्व बता रहा है बकाया बिजली बिल, ये भी आपका यहाँ पर आएगा। और व्यय बताए हैं वसूली की लागत 2400 रुपए, यानी ये चीजें आपकी भुगतान पक्ष में आएगी। यानी डेबिट साइड में आ जाएगा आपका रोकड़ खाता में लेनदार 38,000 के, व्यय जो हुआ वो 24 का हुआ, 2400 का। अदत्त बिजली बिल ये है 5,000 के। अब इनको हम टोटल करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है इसको, और इसको सभी एक ही रोकड़ खाते के अंतर्गत बना देंगे और इसका पूरा जो टोटल है ये यहाँ पे लिख लेंगे 45,400। ये इसको टोटल कीजिए आप। टोटल करने के बाद ये आ गया आपका 45,400। अब ये 45,400 यहाँ लिखा। संपत्तियों की वसूली के लिए बाय रोकड़ संपत्तियों का वसूली करना है हमको। तो संपत्तियों की वसूली से जो प्राप्त हुए 4,84,000, जिसमें प्राप्य विपत्र छोड़ा गया है, तो यहाँ पे हमारा बाय रोकड़ खाता संपत्तियों की वसूली से प्राप्त हुआ हमको 4,84,000। मोटरसाइकिल जो फर्म में की पुस्तकों में वर्णन नहीं है, लेकिन वो फर्म के पैसों से खरीदी है, तो ये 10,000 इसमें जुड़ जाएगा और इसको भी विक्रय किया गया और 10,000 प्राप्त हुआ इसका, तो ये हो गया 4,94,000। इस प्रकार ये हुआ। और एक चीज है कि साझेदारों ने ले ली है, यानी रोज ने प्राप्य विपत्र लिया, तो रोज के पूंजी खाते में जाएगा। तो रोज का पूंजी खाता प्राप्य विपत्र, क्योंकि ये प्राप्य विपत्र उसने परचेस किया है, तो ये हुआ आपका 33,000 का, क्योंकि समझौते के अनुसार उसने 33,000 में प्राप्य विपत्र लिए हैं, जो कि प्राप्य विपत्र कितने के थे हमारे 40,000 के थे, लेकिन उसने 33,000 में लिए। तो जितना लिया है, जितने का भुगतान हुआ है, उसी का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। ये आ गया 33,000। अब साझेदारों का पूंजी खाता। अब देखिए पहले बैलेंस निकालने के लिए हमको यहाँ पर टोटल देखना पड़ेगा। तो एक साइड का टोटल देखिए, इस साइड आपका टोटल लगेगा। इधर बैलेंस ज्यादा नजर आ रहा है आपको, देखिए क्योंकि 494 है ना, और यहाँ पर 2 और 1 3, ये नहीं होगा, 4 इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए ये 4,94,000 के आधार पर इधर का हम टोटल ज्यादा लग रहा है। ये टोटल लगाया हमने 5,70,600। इस साइड टोटल हुआ आपका 5,70,600। तो आपका बैलेंस कहाँ निकल रहा है, डेबिट साइड में निकलेगा, क्योंकि इसको आपने टोटल लगाया। और टोटल लगाने के बाद पहले तो हम 5,70,600 यहाँ पर भी लिख देंगे, है ना, इसी तरह से करते हैं हम। 5,70,600 हमने यहाँ पर भी लिख लिए। इधर का पूरे का टोटल लगाया, उस टोटल को 5,70,600 में से हम घटाएंगे, तो ये आपका आ रहा है बैलेंस जो बचता है 15,600। ये हो गया साझेदारों का पूंजी खाता, यानी लाभ। ये यहाँ पर वसूली से लाभ प्राप्त हुआ हमको, तो इस लाभ को हम हस्तांतरित करते हैं साझेदारों के पूंजी खाते में। लेकिन किस अनुपात में जाएगा, यह जो रोज और लिली का लाभ विभाजन अनुपात था 2:3। तो 15,600 गुणा 2/5,
यानी 6,240, 15,600 का 3/5 यानी 9,360। बच्चों अभी तक के आप बहुत सारे अनुपात की कैलकुलेशन कर लिए होंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये कैलकुलेशन इजीली बन जाएगा। देखिए आप प्रत्येक चीज को सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे तब आपके लिए आसानी होगी। और आपने पहला चैप्टर पढ़ के सीधा छलांग मारी कि एकदम से हमको छठवां चैप्टर या चौथा चैप्टर पढ़ना है, तब हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए वन बाय वन आप बिल्कुल लिंक से जोड़ते हुए आप करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अनुपात आप निकालना जान रहे होंगे, ये कैलकुलेशंस आपका लाभ कैसे निकाले हैं ये भी आप जान रहे होंगे। तो इसको आप इजीली, और एक बात और ध्यान रखेंगे, बहुत बच्चे ये चीजों में गलती करते हैं कि लिखने का जो तरीका होता है वो हम खाते में लिखने के तरीके में भी त्रुटियां करते हैं। यानी इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक आना चाहिए। जब हम कॉपियां चेक करते हैं, बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक्स देखते हैं, स्कूल में ही नहीं इवन वैल्यूएशन में, यानी आपकी बोर्ड्स की कॉपियां जब चेक की जाती हैं तब भी बहुत बच्चों के इसमें ये त्रुटियां होती हैं, क्योंकि बच्चा 12वीं में भी पहुंच जाता है लेकिन ये त्रुटियां बहुत करता है। तो बच्चों इस त्रुटियों को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जो है एक कॉमर्स का जो बच्चा है वो एक अकाउंटेंट के जॉब के लिए यदि जाता है तो एक पॉइंट इधर से उधर हो गया यानी लाखों का फेरबदल हो सकता है। तो ये जो लिखने के तरीके हैं जिसको आप अकाउंटिंग में सीख रहे हैं, कम से कम ये तरीके आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आपकी कभी भी टोटल मिस्टेक कभी नहीं होगी, एक बार में आपका ओके होगा। नहीं तो आपने इधर उधर कर दिया तो आप 1000 को 10,000 को समझेंगे या फिर उसको पीछे समझेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकता है। तो इसको सावधानी से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाभ निकल आया हमारा, रोज का साझेदारों का पूंजी, रोज का पूंजी खाता कितना हो गया 6,240 और लिली का हो गया 9,360। ये तो बन गया आपका वसूली खाता। एक बार आप फिर से टैली कर लीजिए वसूली खाता। इसमें हमने नई चीज क्या की है, इसमें दो चीजें नई हुई हैं पहले के क्वेश्चन की तुलना में। एक तो संदिग्ध ऋण का प्रावधान यहाँ पर आ गया, जिसको हमने जहां संपत्ति में था वो संपत्ति में हमने देनदार जो एक्चुअल था उतना ही लिखा, और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान जो है वो हमने दायित्व पक्ष में डाला। तो एक ये वाला फेरबदल आपके पास में हुआ है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। आप चिट्ठे से फिर से टैली कीजिए। ये चिट्ठे में आपका संदिग्ध ऋण प्रावधान 80,000 में से 3600 माइनस था, और जो आपके चिट्ठी की राशि में लिखा था 76,400, वो चीज हमने नहीं लिखी, डायरेक्ट देनदार 80 लिखा और संदिग्ध ऋण प्रावधान यहाँ पे लिखा। अब जो दूसरी चीज और आई कि यहाँ पे जो वसूली हुई है संपत्तियों की, उसमें प्राप्त विपत्र जो है वो एक साझेदार ने ले लिया, यानी रोज ने। तो ये रोज का पूंजी खाता यहाँ पर हमने रोज के पूंजी खाते में डाल दिया इसको, प्राप्त विपत्र को, ये 33,000 का उसने ले लिया। ठीक उसी प्रकार एक चीज और नहीं आई है हमारे पास में कि हमने पहले मोटरसाइकिल फॉर्म के पैसों से खरीदी थी लेकिन उसको पुस्तकों में उसकी वैल्यू नहीं हुई, उसका मूल्यांकन नहीं किया गया, लेकिन अभी हमने उसको विघटन पे बेचा और बेचने पर विक्रय करने पे 10,000 रुपए हमको उससे प्राप्त हुए, तो वो हमारे पास में रोकड़ हमको विघटन में के लिए वसूली खाते में दर्शाना होगा। ये तीन चीजें आपने नहीं देखी यहाँ पर। लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट टाइम उसमें हानि दर्शाई थी, अभी जो इस क्वेश्चन में है हमारा लाभ आया है। अब देखते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। तो देखते हैं बच्चों साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाते के लिए आपको फॉर्मेट आपको मालूम है, ये भी आप बनाते चले आ रहे हैं। अब जो शेष है वो आपका प्रश्न में दिया है, यानी चिट्ठे में दिया है। रोज का जो पूंजी दी गई है वो है 2,40,000 और लिली की जो पूंजी दी गई है वो है 1,60,000। देखिए रोज की दी है 2,40,000 और लिली की दी है 1,60,000। इसको हमने यहां से लिख लिया। दो 2,40,000 शेष लाया गया। अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, देखिए चिट्ठे के यह हमेशा कहां पर लाएंगे, शेष जो लाएंगे आप इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऊपर रोज लिली, इधर भी वैसे ही शेष लाया गया 2,40,000 और ये 60,000। अब वसूली खाते में लाभ निकला है
तो ये यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। देखिए वहां डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। यानी रोज का लाभ निकला था 6,240 रुपए, जो 2:3 में डिवाइड किया था 15,600 को, वो 6,240 और 9,360, ये जो दोनों का लाभ है वो हमने डाल दिया क्रेडिट में। अब एक और चीज हुई थी कि हमने वसूली खाते में रोज ने साझेदारों के पूंजी खाते में, यानी रोज ने प्राप्य विपत्र को परचेस किया था 33,000, तो वो आपका क्रेडिट साइड में था, तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। टू वसूली खाता, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे प्राप्य विपत्र, पर लिया किसने? रोज ने, तो सिर्फ रोज के इसमें आएगा 33,000। लिली का डैश रहेगा, लिली ने कुछ नहीं लिया। ये जो लिया प्राप्य विपत्र ये रोज ने परचेस किया, तो रोज के इसमें आएगा। अब यहाँ पर जो है इसका बैलेंस निकालेंगे। टोटल इसी साइड देखिए ज्यादा आ रहा है, तो इधर का टोटल आ रहा है 2,66,240, इधर 60,000 और 9,360 मिला के आ गया सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है। यहाँ 1,60,000 चाहिए, तो 1,60,000 है, तो 1,60,000 के यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,99,360। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुआ कि मैंने यहाँ पे 1,60,000 नहीं लिखा, तो यहाँ पर आप 1,60,000 इसको कर लेंगे, तो इस प्रकार ये टोटल आ जाएगा आपका 1,99,360। अब उसके बाद देखिए 1,99,360 और 2,66,240, वो यहाँ पर लिख लेंगे। 2,66,240 में से 33,000 हम माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ पे बैलेंस निकल रहा है 2,33,240 और यहाँ पे आ गया 1,99,360। तो ये वाला ट्रांसफर होगा रोकड़ खाते में, क्योंकि ये रोकड़ खाते से ही आपका पूरा निकल के रोकड़ से ही आपको प्राप्त होगा, यानी ये साझेदारों को। तो इस प्रकार से ये बन गया आपका साझेदारों का पूंजी खाता। अब देखते हैं लिली का ऋण खाता। तो देखिए लिली का ऋण खाता, चिट्ठे में लिली का ऋण आपका दायित्व पक्ष में दिया है 32,000, तो उसके दायित्व पक्ष में दिया है। लिली का ऋण सीधा यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में उतार लेंगे हम, बाय शेष लाया गया, ये 32,000, इसी को हम रोकड़ में लिख लेंगे क्योंकि ये रोकड़ से ही प्राप्त होगा, तो टू रोकड़ खाता 32,000 रोकड़ में ही भुगतान होगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्लोज होगा, इसमें और कुछ करने के लिए नहीं होता, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो शेष है ये आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। जैसे आपने पूंजी खाते का शेष वो भी दायित्व पक्ष में होता है, तो वो भी आपने क्रेडिट साइड में लिखा, वैसे ही ऋण भी जो है आपका क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और इसका बैलेंस आ गया। इधर भी रोकड़ खाते से क्लोज हुआ, इधर भी रोकड़ खाते से क्लोज होगा, ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम रोकड़ खाते में। आप देख सकते हैं रोकड़ खाता। रोकड़ खाते में सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमने वसूली खाते में क्या क्या किया। वसूली खाते में दायित्वों का जो भुगतान था, दायित्वों का भुगतान आपका डेबिट साइड में था, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ गया बाय वसूली खाता। वो था आपका दायित्व थे आपके 38,000 के, देख सकते हैं आप एक बार फिर से 38,000, 2,400 और अदत्त बिजली बिल ये था 5,000, कुल मिला के 45,400। तो इसी को आप यहाँ पे डालेंगे बाय वसूली खाता, उधर डेबिट था यहाँ क्रेडिट हुआ 45,400। फिर शेष, अच्छा यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे इसका जो शेष है आपका चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में है, तो इसका शेष आपका कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। जैसे इन दोनों में मैंने बताया आपको, वहां डेबिट में था यानी वहां दायित्व में था, तो इधर क्रेडिट में आ गया। पूंजी खाते में भी और ऋण खाते में भी ये जस्ट अपोजिट, यानी संपत्ति साइड में है यानी क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। तो टू शेष लाया गया, ये कितना है? 16,000। इसको हम वसूली खाते में नहीं लेते, हम इसके रोकड़ के शेष में हम यहाँ लेकर आएंगे। फिर आपने चिट्ठे से वसूली खाते से देखा, जो डेबिट में था दायित्व वो यहाँ पर डाला बाय वसूली खाता, दायित्व प्लस वसूली व्यय प्लस आपका था अदत्त बिजली व्यय, और इस प्रकार वो 5,000 का, यानी 38,000 धन 2,400 धन 5,000, ये आ गया 45,400। फिर वसूली जो हुई थी, संपत्तियों की वसूली हुई थी, वो आप ध्यान देंगे
उसमें आपने 4,84,000 की वसूली हुई और साथ ही मोटरसाइकिल का 10,000 रुपए था। ये देखिए 4,84,000 और मोटरसाइकिल का 10,000, इस प्रकार 4,94,000। तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी ये आपका आ जाएगा डेबिट साइड में। तो वसूली खाते में आ गया 4,94,000, ये रोकड़ खाते के इसमें आ गया डेबिट साइड में। ये किससे वसूली हुई है? संपत्तियों से। फिर लिली का ऋण यहाँ पे आपका निकला डेबिट साइड में, तो लिली का ऋण आ जाएगा 32,000 जो भुगतान करना है। फिर रोज का पूंजी खाता जो हमने साझेदारों के पूंजी खाते में निकाला है वो 2,33,240, और लिली का पूंजी खाता ये है 1,99,360, इसको यहाँ लिखते हैं। अब रोकड़ खाते में एक चीज ध्यान रखिएगा, सारी चीजों का बैलेंस हमने सब चीजें सही जगह पर डालने पर दोनों तरफ का टोटल जो है रोकड़ बैलेंस हो जाना चाहिए। अब इस साइड का टोटल देखिए, ये 5,10,000 भी आ रहा है, और इस साइड का भी टोटल देखिए ये 5,10,000 आएगा। यहाँ रोकड़ खाते में फर्म के विघटन के समय ये रोकड़ खाते में विशेषता रहेगी कि यहाँ पे सबका लेन देन करके रोकड़ खाता बैलेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ किसी प्रकार का कोई शेष नहीं, क्योंकि हमको कोई आगे बिजनेस जारी रखना नहीं है, तो फिर उसका कोई शेष आगे काम करना ही नहीं है। जो भी आएगा, जो बच रहा है वो जो है वो जो साझेदारों के इसमें पूंजी बटेगा उनके हिस्से की उतना निकलना चाहिए। यानी यहाँ के रोकड़ खाते से पूरा समापन जो है सही सही हुआ कि नहीं, यहाँ हमको दिखाई देगा। यदि मान लीजिए हम कुछ चीजें यहाँ छोड़ देते हैं, यदि हम ऋण नहीं लिखते, लिली का ऋण हम भूल जाते, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये हमारा डिफरेंस बन जाता 32,000 का। तब हम कहाँ डालते उसको, हम इसमें डाल नहीं सकते थे, क्योंकि ये हमारा रोज का पूंजी खाता और लिली का पूंजी खाता कितना है वो निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हमको समझ में आती है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि रोकड़ खाता जो है बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ये खाते बनाना सीख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। प्रविष्टियां इसके पहले के क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। आप चाहे तो इसकी प्रविष्टियां फिर से एक बार बना सकते हैं। प्रविष्टि में कुछ नई चीज नहीं है कुछ अलग से, तो आप इसको, इसमें सिर्फ प्रविष्टियां हमने छोड़ी हैं, यदि आप बनाना चाहे तो प्रविष्टियां भी बना सकते हैं। अब कुछ दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लेकर आई हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अ और ब ने 31 दिसंबर 2018 को अपने व्यवसाय के समापन का निर्णय लिया। उस तिथि को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार का था। लेनदार है, फिर अ का ऋण खाता है, पूंजी दी गई है, यहाँ रोकड़, देनदार, स्टॉक, प्लांट, फिक्सचर्स, ख्याति, सारी चीजें दी हैं। देखिए इसमें ख्याति बस एक नई चीज है, ये फिक्सचर्स जो है ये सारी संपत्तियां, सिर्फ रोकड़ को छोड़ के हम बाकी चीजें डालेंगे। अब ये साझेदार अपने पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। विविध देनदारों से 8,000 वसूल हुए, 10 थे, 8,400 वसूल हुए। स्टॉक से 36,000। प्लांट, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ प्लांट के साथ साथ फिक्सचर्स, प्लांट एवं फिक्सचर्स पुस्त मूल्य से 20% कम और ख्याति से 12,000 वसूल हुए। देखिए ख्याति 8,000 की थी तो ये ज्यादा आ गया, प्लांट और फिक्सचर्स 20% कम। पहला जो हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिया था वो ऐसे ही कैलकुलेशन किया था, 20% कम बना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया आप लोगों के लिए कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार से इसको आप क्या कर लेंगे, वसूली खाते में डालेंगे। लेनदारों को 5% कटौती पर भुगतान किया गया, 12,000 का 5% माइनस करके लिखेंगे। समापन लागत यानी वसूली में 1200 रुपए की हुई। तो वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और रोकड़ भुगतान खाता बनाइए। आप चाहे तो ऋण खाता भी बना सकते हैं, और नहीं बनाना है, पूछा नहीं गया है तो बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऋण खाता आप डालेंगे जरूर, रोकड़ खाते में आपको इसका अमाउंट जो है वो डालना होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद और एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु और सुमित फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे 31 दिसंबर 2016 को फर्म के समापन का निर्णय लेते हैं, और उस समय जो चिट्ठा था वो था आपका विविध लेनदार, संचय कोष, ऋण, है ना, पूंजी अनूप और सुमित दोनों की है, हस्तस्थ रोकड़, देनदार, संयंत्र, स्टॉक, पट्टाकृत भूमि, लीज होल्ड लैंड,
फर्नीचर। अब देखिए इसकी वसूली किस प्रकार से हुई है। तो संपत्तियों की वसूली आप देख सकते हैं, पट्टाकृत भूमि की वसूली इतनी हुई, फर्नीचर की, स्टॉक, संयंत्र, देनदार, सबका दे दिया है कि कितनी कितनी वसूली हुई है। अलग अलग आपको लिख के इसको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेनदारों को 25,500 का भुगतान पूर्ण निपटारे के लिए किया गया। वसूली व्यय की राशि 2,500 है। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए वसूली खाता, बैंक खाता और साझेदारों के पूंजी खाते को तैयार कीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई नई चीज नहीं ऐड की गई है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा आपके पास बुक के कुछ क्वेश्चंस आप और करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठा के बनाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी। तो बच्चों देखिए, आज मैं फर्म के विघटन से जितनी रिलेटेड जो समस्याएं थी, जो क्वेश्चंस थे जो आपके लिए जरूरी हैं, उन चीजों को मैंने आपको बताया है। तो यदि विघटन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ना छोड़े, उसको पूरा करने की, बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने अपने इन तीनों वीडियो के थ्रू आपको उसकी थ्योरी बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चंस को भी लेकर आए हैं, साथ ही प्रविष्टियां भी बताई है। पहले मैंने आपको वसूली खाता इजी वे में बताया, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा उस तरह से भी बताया है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक और चीज आती है विनियोग उच्चावचन, तो उसका भी प्रयोग यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी आप इजीली कर सकते हैं, कोई नई चीज नहीं है। जैसा हमने एक प्राप्य विपत्र खरीदा, वैसे ही विनियोग वगैरह भी खरीदे जा सकते हैं। और उस तरह के क्वेश्चन में विनियोग वाला जो है वो भी आपको दायित्व के भुगतान के अंतर्गत देना होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि इस तरह से प्रैक्टिस आप कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए फर्म का विघटन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाए। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है पूरी कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। आप इसको ध्यान पूर्वक कीजिए, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चंस पूरा नोट कर सकते हैं अच्छे से, आप बीच में पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए और फिर उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। आज हमारा फर्म के विघटन का मेरे जो तीनों वीडियो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। धन्यवाद।